देखो माइक पे भी लिखा हुआ है 26 जनवरी बिल। एक ऐसे कानून की हम बात करते हैं कि जो फंडामेंटल्स को बदल देगा, जो राजनीति के फंडामेंटल्स हैं उनको बदलकर। ये नहीं है कि हमारे सरकार के पास जो देश की संपत्तियां हैं वो उनको उद्योगपतियों के हाथ में दे दिया जाए। प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये हो सकता है कि लोग अपना अपना काम करें। प्राइवेटाइजेशन का मतलब केंद्रीकरण नहीं हो सकता। प्राइवेटाइजेशन अगर सरकार प्रॉफिट और लॉस पे काम नहीं करती है, सरकार वेलफेयर के लिए काम करती है। हम छीन कर इन अफसरों से, इन जजों से ज़्यादा शक्तियां हम राजनीतिक लोगों को देंगे, क्योंकि जिनको हम गाली दे रहे हैं आजकल, हम ज़्यादातर राजनीतिक नेताओं को गाली देते हैं कि भाई नेता खराब होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। अरे हम बदल तो सकते हैं। किसी नेता के पास जाओगे आप, आपकी 4 गालियां सुन लेता है, आपका कटाक्ष सुन लेता है, आपकी बुराई सुन लेता है। कोई जज या अफसर आपकी बुराई नहीं सुनेगा, आपकी बात नहीं सुनेगा। नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। आज है 26 जनवरी। 26 जनवरी एक ऐसा दिन जिसे हम गणतंत्र दिवस के नाम से जानते हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। संविधान एक ऐसी किताब है जिसके जरिए देश की सरकारें और व्यवस्था चलती है। संविधान की बहुत बात होती है। अभी हम हैं 2023 में, कहाँ से लेके चले थे और कहाँ पहुँच गए हम लोग। हमें ये चिंतन और विचार और मनन करने की ज़रूरत है कि किस तरीके से, क्या कमियां रह गई हमारी जो आज भी देश के अंदर अशिक्षा, बेरोजगारी, भुखमरी आज भी कायम है। 70 साल से ज़्यादा समय हो गया देश को आज़ाद हुए, लेकिन अभी भी हम लोग वही मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं। डिस्क्रिमिनेशन, गरीबी और अमीरी की खाई मूलभूत समस्याएं हैं। इन सबसे समस्याओं के इतर राजनीति अपना रंग दिखाती है, रूप दिखाती है, और राजनीति व्यवस्था में जो मुद्दे होते हैं वो अलग तरह के मुद्दे हो जाते हैं। बहुत सारे देश में कमियां हैं, बहुत सारी देश में कमियां तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन राजनीतिक सिस्टम में बहुत सारी कमियां हैं, और उन कमियों को दूर करने के लिए लगातार प्रयास होते रहते हैं। नए नए कानून आते हैं, नई नई चीज़ें आती हैं, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। कोई कानून आता है तो लोग उसे तोड़ने का तरीका ढूंढ लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब तक फंडामेंटल्स करेक्ट नहीं होंगे, जब तक जड़ सही नहीं होगी, तब तक सुधार की उम्मीद करना सूरज को दिया दिखाने की बात है। सुधार तभी होगा जब हमारे फंडामेंटल्स और बेसिक्स करेक्ट होंगे। जो व्यवस्था थी, अंग्रेजी व्यवस्था थी, जो राजतंत्र की व्यवस्था या अंग्रेजों द्वारा चलाए गए सिस्टम की व्यवस्था थी, उसमें महत्वपूर्ण कौन होता था? उसमें महत्वपूर्ण जनता नहीं होती थी, उसमें महत्वपूर्ण होते था पद। महत्वपूर्ण होता था वो व्यक्ति जिसके पास पावर होती है, और उस पावर से किस तरीके से जनता से टैक्स वसूला जाए, ये व्यवस्था सारी जो अंग्रेजी व्यवस्था थी वो उस पर निर्भर थी। हमने सीधा सीधा वही अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि शासन की व्यवस्था से देश मजबूत नहीं होता, वेलफेयर की व्यवस्था से देश मजबूत होता है। बहुत सोचने की ज़रूरत है कि देश के अंदर जिस तरह अफसरशाही हावी होती है, अफसरशाही हमने अंग्रेजों से ही ली है। अंग्रेजों का टोटल सिस्टम है जो, वो चाहे वो न्यायपालिका हो चाहे वो कार्यपालिका हो, दोनों सिस्टम जैसे अंग्रेजों के थे वैसे उठा लिए। एक सिस्टम हमने अपना बनाया, कोशिश की बनाने की, जिसको हम कहते हैं नेताओं का सिस्टम। सबसे ज़्यादा गाली आज उसी सिस्टम पर पड़ती है। उस सिस्टम पे क्यों पड़ती है? क्योंकि वो एक ही वो सिस्टम है जिसमें हम पॉलिटिकल अपना व्यक्ति चुनते हैं या अपना लीडर चुनते हैं। उसको हम बदल सकते हैं, वो हमारे काबू में होता है। और ये जो दो सिस्टम है, जैसे न्यायपालिका और कार्यपालिका, ये हमारे काबू में नहीं है। हम अपने लीडर्स चुनते हैं और बिठाते हैं कि वो उनको कोशिश करें मैनेज करने की। संसद बनाते हैं तो हम चाहते हैं कि जो हमारे एमपीज़ हैं वो कानून बना के न्यायपालिका को गाइडेंस दें, और मंत्री बनकर हमारी कार्यपालिका को गाइडेंस दें। असल में गाइडेंस के लिए हम रखते हैं, लेकिन जो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, जितना भी नेगेटिव काम है, हमें ये समझना चाहिए कि वो जितना भी गलत काम है, वो जो ये 2 व्यवस्थाएं हैं ना, अफसरशाही की व्यवस्थाएं, इनकी वजह से प्रॉब्लम है। असल प्रॉब्लम इनकी है। इनको
न्यायपालिका को किससे मतलब है? न्यायपालिका भावहीन होती है, उसको कोई मतलब नहीं है कि आपको न्याय मिलता है नहीं, वो अपने सबूतों और तर्कों पे और उस पे चलती है। उसके अंदर जो चीज़ें हैं बिल्कुल, अगर आप जैसे कानून की आंख पे पट्टी बंदी होती है ना, वो वाली व्यवस्था है कि अंधा अंधा कानून, फिल्में भी बनी है, बहुत सारे कटाक्ष भी होते हैं। तो असल जो सिस्टम है ना अंग्रेजों का, वो सिस्टम हमने अडॉप्ट किया, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके फंडामेंटल्स गड़बड़ हैं, तो उसको देखना पड़ेगा। दूसरा सिस्टम, हम जब कार्यपालिका की आते हैं तो अफसरशाही की व्यवस्था है। जो नौकर होता है उसको मालिक मानते हैं हम इस देश में, और उसको मालिक के भाव में रहता है अफसर। जो जनता होती है वो हमेशा, अभी आप कहीं कुछ लिखेंगे तो एप्लीकेशन की शक्ल में लिखना पड़ता है। एक नौकर से एक जनता एप्लीकेशन लिखती है, ऑर्डर क्यों नहीं पास करती? ये बहुत समझ का विषय है, क्योंकि हमारे देश के फंडामेंटल्स खराब हो गए। अंग्रेजों का टाइम था जब अफसर थे तो एप्लीकेशन शायद लिखते थे, अब तो देश आज़ाद है, तो एप्लीकेशन क्यों लिखेंगे हम निर्देश क्यों नहीं देंगे उस व्यक्ति को? हर जगह हर अफसर को एप्लीकेशन चाहिए, हर डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी राइट्स लेने के लिए भी इनसे परमिशन लेनी पड़ती है, इनसे आज्ञा लेनी पड़ती है। किन से? इन नौकरों से। और किस नाम पर कि ये व्यवस्था बनाते हैं, ये कंट्रोल करते हैं जी। ये व्यवस्था किसके लिए बना रहे हैं? व्यवस्था के नाम पर ये शासन चलाते हैं कि हम आपको व्यवस्था दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। इसमें आधारभूत चेंज करने की जरूरत है। आधारभूत चेंज कैसे होगा? हम अपने पॉलिटिकल जो सिस्टम है उसको और ज़्यादा मजबूत करेंगे। जब शक्तियां हम छीन कर इन अफसरों से, इन जजों से ज़्यादा शक्तियां हम राजनीतिक लोगों को देंगे, क्योंकि जिनको हम गाली दे रहे हैं आजकल, हम ज़्यादातर राजनीतिक नेताओं को गाली देते हैं कि भाई नेता खराब होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। अरे हम बदल तो सकते हैं। किसी नेता के पास जाओगे आप, आपकी 4 गालियां सुन लेता है, आपका कटाक्ष सुन लेता है, आपकी बुराई सुन लेता है। कोई जज या अफसर आपकी बुराई नहीं सुनेगा, आपकी बात नहीं सुनेगा। हमारी दिक्कत ये है कि प्रॉब्लम तो होती है हमें अफसरों से, सिस्टम से, और गाली हम किसको देते हैं? नेताओं को। और नेताओं की मजबूरी ऐसी है कि इस तरह का एक सिस्टम अडॉप्ट किया हुआ है हमारा, उस सिस्टम को मन चाह कर भी नेता बदल नहीं सकता। उस सिस्टम की फंडामेंटल्स को नेता अगर थोड़ा सा भी चेंज करता है तो उसका खुद का अस्तित्व खतरे में हो जाता है। तो एक पैरेलल व्यवस्था चल रही है, इनडायरेक्ट व्यवस्था चल रही है, जिसके अंदर नेता से हमें थोड़ी सी राहत तो मिलती है। कहते हैं ना, वो बाहुबली नेता है, जनता को थोड़ा रिलीफ कर देता है, अफसरों को घेर लेता है। अक्सर आपने सुना होगा कि कुछ नेता ऐसे होते हैं दबंग टाइप के, जो कहते हैं बिजली का बिल मत दो, ये मत दो, वो मत दो। वो कौन नेता है? या वो कहते हैं तुम अपना, जैसे कहीं बाजार लगा हुआ है लोगों का, तो कहते हैं जैसे चाय लगा लो। वो उस तरह से लोकप्रिय तो हो जाते, लेकिन वो कर क्या रहे हैं? वो सिस्टम से लड़ रहे हैं, और वो बाहुबली कहलाए जाते हैं, वो नेगेटिव कहलाए जाते हैं। क्यों कहलाए जाते हैं? क्योंकि वो जनता की थोड़ा उस समय वेलफेयर करते हैं, लेकिन सिस्टम के विरुद्ध हो जाते हैं। सिस्टम क्या है? सिस्टम में आपको दिखा दूं कि सिस्टम एलीट लोगों के लिए होता है। अभी आप राष्ट्रपति भवन के पास जाइए, टॉयलेट की व्यवस्था देखिए, किसी भी देखिए, एकदम क्लीन, नीट, क्लीन मिलेगा। तो सिस्टम उन्हीं की सेवा करता है जो समर्थ और ताकतवर होते हैं। सिस्टम वेलफेयर नहीं करता लोगों की। वेलफेयर करने की बात करेगा सिस्टम, तो फिर लोगों को कहेगा ये तो अप्रीजमेंट कर रहा है, पॉपुलरिस्टिक पॉलिटिक्स कर रहा है। अक्सर आपने सुना होगा कि तुरंत की कोई अगर सरकार कुछ दे देती है, किसी जनता को कुछ फ्री दे देती है, या कुछ गिफ्ट दे देती है, या जैसे गेहूं ही दे दिया या बिजली दे दी, तो तुरंत बड़े बड़े एलीट लोग लगाते हैं कि मुफ्तखोरी की आदत डाल रहे हैं, ये डाल रहे हैं, वो डाल रहे हैं। इनसे पूछा जाए कि ये नेता कितनी मुफ्तखोरी करते हैं या ये अफसर कितनी मुफ्तखोरी करते हैं। एक ही काम के लिए 2-2 व्यवस्थाएं हैं। अगर आप सरकार में चले जाते हो तो आपको अलग तनख्वाह मिलेगी। एक टीचर है वो सरकारी पेरोल पे है तो उसकी तनख्वाह अलग, एक टीचर अगर वो एडहॉक पे है तो उसकी तनख्वाह अलग। तो क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? ये एक काम के 2 तरीके के, देश के अंदर 2 तरीके के सिस्टम नहीं है। असल में सारा मामला सरकार में होना या ना होने का है। देश की बहुत कम आबादी, 2% से भी कम आबादी सरकार के अंदर होती है। जैसे कि सरकारी कर्मचारी हो गए, अधिकारी हो गए, नौकरशाह हो गए, सैनिक हो गए, पुलिस हो गए, ये सब में सरकार का हिस्सा होता है। इन सब का थोड़ा थोड़ा हिस्सा है, बाकी दूसरे पाले में जनता है। तो 2% लोग से भी कम, और अब धीरे धीरे उसको भी कम करते जा रहे हैं। सरकार में जनता ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करनी चाहिए। सरकारी
जो चीज़ें हैं जो सरकार में कुछ लोगों तक सीमित हो रही ना शक्ति, अगर सरकार में 2 करोड़ की जगह 10 करोड़ लोग पार्टिसिपेट करते तो वो सरकार ज़्यादा पब्लिक फ्रेंडली होती, क्योंकि उनके परिवार जुड़े होते। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, हर परिवार से एक आदमी सरकार में हो, किसी भी विभाग में हो, कैसे भी हो, तब जाके कम से कम देश का भला होगा। लेकिन क्या है, कुछ एलिट लोग हो गए तो वही सरकार हो गए हैं। अब नौकरियां कम हो गई हैं, नौकरियां कम होने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें कम हो गई हैं। तो अब सरकार ने अपना दायरा समेटना शुरू करा है और समेट कर कुछ लोगों के हाथ में सत्ता चली जा रही है। पहले सब लोग सरकार का मजा ले लेते थे, लेकिन अब जो एलिट होंगे वो लेंगे, या बड़े नेता होंगे वो लेंगे, या फिर उन्हें जो पीछे से चला रहे हैं वो लेंगे। तो ये सिस्टम का सिकुड़ना बहुत ही घातक है। जब कुछ लोगों के हाथ में सत्ता होती है तो उसे कंट्रोल करना बड़ा आसान होता है। इसीलिए गांधी जी ने कहा था डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ये इतनी सारी बात मैं क्यों कर रहा हूँ आज 26 जनवरी को? मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हमें फिर से सोचने की ज़रूरत है कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम अक्सर ये तर्क देते हैं कि भाई सरकार को घाटे में आ गई, सरकार लॉस में आ गई, सरकार कर्मचारियों की छटनी करती है, सरकार को नुकसान हो रहा है, इस तरह की पॉलिसी। तो सरकार कोई व्यापारी थोड़ी ना जो प्रॉफिट को देख के काम करेगी। सरकार प्रॉफिट और लॉस पे काम नहीं करती है, सरकार वेलफेयर के लिए काम करती है। वेलफेयर कैसे होगा? उस वेलफेयर के एवज में सरकार टैक्स लेती है। तो सरकार कोई अगर बिजनेस चलाती है, बिजनेस मॉडल चलाती है जिसमें सरकार को घाटा हो रहा है, तो उससे उस कंपनी को घाटे में होने से सरकार को ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस घाटे को पूरा करने के लिए टैक्स तो ले ही रही है सरकार। सरकारी अस्पताल चलाती है, सरकार आपकी स्कूल चलाती है, सरकार कॉलेजेस चलाती है, सरकार शिक्षा व्यवस्था चलाती है, सब घाटे में चलाती है। क्यों चलाती है घाटे में? क्योंकि जनता का वेलफेयर हो सके। सरकार न्याय व्यवस्था देती है, पुलिस देती है, सब व्यवस्थाओं में नुकसान ही है। अगर उसको प्रॉफिट और लॉस से देखा जाए तो सारी व्यवस्थाओं में नुकसान है। तो सरकार तो इसका मतलब नुकसान में चली जाएगी। सरकार को क्या फायदे में करना चाहिए? नहीं, सरकार को नुकसान में होने से कोई दिक्कत नहीं है। सरकार अगर सारे सिस्टम नुकसान में चलाती है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टैक्स के जरिए पैसा तो इकट्ठा कर ही रही है अपने खर्चे पूरे करने के लिए। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है सरकार को कि ये तर्क देना कि भाई फलानी कंपनी घाटे में चल रही है इसलिए उसको बेच दो, प्राइवेटाइज कर दो, ये कंपनी घाटे में चल रही है इसलिए उसको प्राइवेटाइज कर दो। देश की संपत्ति को बेचना है, ये भी सोचना पड़ेगा। प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि हमारे सरकार के पास जो देश की संपत्तियां हैं वो उनको उद्योगपतियों के हाथ में दे दिया जाए। प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये हो सकता है कि लोग अपना अपना काम करें। प्राइवेटाइजेशन का मतलब केंद्रीकरण नहीं हो सकता। प्राइवेटाइजेशन अगर इस मायने में हो कि ज़्यादा से ज़्यादा देश आत्मनिर्भर हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वरोजगार करें, नौकरियां कम हो, तब ठीक। लेकिन प्राइवेटाइजेशन का मतलब कि एक आदमी आएगा और वही पूरी संपत्ति को ग्रैब कर लेगा, इकट्ठा कर लेगा, तो बहुत दिक्कत की बात है। इस पॉलिसी को बदलना है। प्राइवेटाइजेशन के नाम पे संग्रहित करना कुछ लोगों के हाथ में ताकत, इसकी दिक्कत है। मुद्रा जो होती है या देश की जो संपत्ति होती है कुछ लोगों के हाथ में चले जाना बड़ी मुश्किल की बात है। हमें सोचना होगा, हमें विचार करना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे वेलफेयर हो, वो चाहे सरकार के अंदर जाकर हो या फिर अपना काम करने को हो। एक बड़ी इंडस्ट्री लगाने से अच्छा है 100 छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगें, कुटीर उद्योग बढ़ें, बहुत सारी चीज़ें बढ़ें, या लघु उद्योग बढ़ें, जिससे कई सारे 50 व्यापारी छोटे छोटे पैदा हो, ना कि एक बड़ा व्यापारी पैदा हो। इसी तरीके से सिस्टम पे हमें सोचना होगा डिसेंट्रलाइज कैसे किया जाए, और इसकी दिशा में चलना होगा, ना कि केंद्रीकरण व्यवस्था में कि कुछ लोगों के हाथ में ही सब कुछ सेंट्रलाइज हो जाए। सेंट्रलाइज व्यवस्था का एक फायदा होता है, सेंट्रलाइज व्यवस्था में ये टैक्स आप आराम से कलेक्ट कर सकते हो। अब एक ही है तो उसको सीधे से कंट्रोल कर सकते हो, सरकार टैक्स ले सकती है, सीधा सीधा उसको ऑब्जर्व करना आसान होता है। बहुत सारे लोग होते हैं उनको थोड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन मुश्किल काम है, लेकिन वो अच्छा काम है। पहले गांव आत्मनिर्भर होते थे, लोग आत्मनिर्भर होते थे, अपना काम स्वयं करते थे, नौकरी को सबसे नीचे का प्रोफेशन माना जाता था। आज जो नौकर है और सरकारी नौकर है उससे बड़ी, वो क्या बोलते हैं, उससे बड़ी पदवी कोई है नहीं। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि ये क्यों हो गया। जो सबसे निचले स्तर का काम है नौकरी, जो सबसे घटिया स्तर का काम है, उसके लिए हमारे बच्चे पूरी ज़िंदगी करियर दांव पे लगाते हैं और आंदोलन करते हैं। क्यों हो गया? क्योंकि वो नौकरी नहीं है, वो एक तरह की
व्यवस्था है जिसके अंदर आप चले जाते हो तो आपको दूसरे वर्ग पर यानी सरकार के इतर जो लोग हैं उन पर शासन कर कर ताकत और रौब और शक्ति और पैसा दिखाने का अवसर मिल जाता है। हमें इस बात का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा कि हमारा देश कहाँ जा रहा है। 26 जनवरी 2023 आ गया है, संविधान आ गया है, लेकिन अभी भी पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो फंडामेंटल चेंज है, जो मैं कहता हूँ, देखो माइक पे भी लिखा हुआ है 26 जनवरी बिल, एक ऐसे कानून की हम बात करते हैं कि जो फंडामेंटल्स को बदल देगा, जो राजनीति के फंडामेंटल्स हैं उनको बदलकर सेवा नीति में ला देगा। जितनी समस्याएं आप कहते हो राजनीति की, सबको दूर कर देगा ये 26 जनवरी बिल। एक ऐसा कानून है जो एक बार अगर संसद में पास कर दिया जाए तो बहुत सारे कानून, ये कानून बनाने का नहीं है, ये एक ऐसा मतलब आइडिया है, एक ऐसी सोच है जो ये कहती है कि कानून कम से कम हो जाएंगे अपने आप। बहुत सारी चीज़ों को जब स्वयं से आदमी व्यवस्थित हो जाएगा और स्वयं से ही अनुशासित हो जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप, जो हमारी परेशानियां हैं, जो मुश्किलें हैं, वो कम हो जाएंगी। तो हमारे देश में कानूनों की संख्या कम हो जाएगी, हमारे जनता के ऊपर जो लादे हुए फालतू के कानून है वो भी खत्म हो जाएंगे और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होगी। आपके घर से, सबके घर से बच्चे राजनीति में जाएंगे और राजनीति को बुरी नज़र से नहीं देखा जाएगा, क्योंकि राजनीति तब सेवा नीति हो जाएगी। क्योंकि अभी राजनीति में कुछ लोगों के बच्चे होते हैं ना, इसलिए हमसे अपनापन नहीं हो पाता। राजनेता एक दूर का व्यक्ति होता है, लेकिन यदि आपके घर से भी कोई नेता हो, छोटे स्तर पर ही हो, आपके परिवार में जैसे डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है, पुलिस वाला होता है, सब मिल जाता है, लेकिन नेता नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? कि ये सिस्टम उस तरह से आपको आम जनता को पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं देता पॉलिटिक्स में। तो 26 जनवरी बिल के माध्यम से ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग राजनीति में आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति के जीविका का साधन भी बनेगी। मतलब जो राजनीति है उसको इस तरह से बेवकूफ़ बनाया नहीं जाएगा कि राजनीति का मतलब है कि सब कुछ त्याग करना। तो गरीब आदमी तो बेचारा रोजगार के लिए काम करता है, तो राजनीति रोजगार भी देगी। राजनीति आपके काम का पैसा नहीं मारेगी, अगर आप काम करोगे तो आपको पैसा भी मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं। और जैसे आपके बच्चे डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, किसी भी प्रोफेशन में जाते हैं, ऐसे राजनीति में भी जाएंगे और बड़ी आसानी से उनको उनकी जगह मिल जाएगी। उनका कुछ ना कुछ स्थान होगा, ना कि वो जीरो रहेंगे कि यार राजनीति करेगा तो करियर खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। यही है 26 जनवरी बिल और यही संदेश है मेरा। मैसेज बड़ा है, लेकिन अगर आप डिटेल में जाएंगे तो पता लगेगा कि देश में व्यवस्था परिवर्तन की बहुत ज़रूरत है। अंग्रेज़ों की जो व्यवस्था है वो गुलामों की व्यवस्था है, हमें मालिकों की व्यवस्था बनानी है। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी। जय हिंद, जय भारत। अगर और बहुत सारे वीडियोस देखने हैं आपको 26 जनवरी बिल के संदर्भ में, अभी तो मैंने सिर्फ उसका संदर्भ ही यूज़ किया है, आज 26 जनवरी भी है। आपको समझना है कि ये है क्या, कैसा कानून है, कैसे समस्याएं सॉल्व होंगी, तो आप 26 जनवरी बिल मेरे यूट्यूब चैनल पर सर्च करिए। कम से कम 50 वीडियोस आपको मिलेंगी, पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें पूरी तरह से पता लग जाएगा आपको कि किस तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम बदल जाएगा और सारी समस्याओं का समाधान, मास्टर की कुंजी आपको मिलेगी। मैं मनोज सुराजी, जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए। जय हिंद, जय भारत।